बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ऑप्टिक एट्रोफी का टॉपिक। तो ऑप्टिक एट्रोफी होती है कि लेट स्टेज चेंजेस, यानी कोई भी डिजीज़ चल रही है तो ऑप्टिक नर्व की कोई भी डिजीज़ है, ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक डिस्क की, तो उसकी वजह उसकी जो एंड स्टेज होती है, जो एंड रिजल्ट होता है हमारे पास, वो होता है ऑप्टिक एट्रोफी। तो ऑप्टिक एट्रोफी होती है एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक डिस्क, या स्पेसिफिकली हम कहें कि ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी, जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स और उनके एक्सॉन्स की डिजनरेशन की वजह से हो रही है। आपको पता है कि ऑप्टिक जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं, उनके ही एक्सॉन्स मिलके ऑप्टिक डिस्क वाली जगह पे ऑप्टिक नर्व बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर इन रेटिनल गैंग्लियन सेल्स की या इनके एक्सॉन्स की डिजनरेशन हो जाए तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व, अगर एक्सॉन्स की डिजनरेशन होगी तो ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क की एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्टिक एट्रोफी आपने याद रखना है कि ये लेट स्टेज चेंजेस होती हैं किसी भी ऑप्टिक नर्व की या ऑप्टिक डिस्क की डिजीज़ की। चार इसकी मेन टाइप्स होती हैं ऑप्टिक एट्रोफी की: प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी, सेकेंडरी, कंसेक्यूटिव और ग्लाकोमेटस। प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि ऑप्टिक डिस्क का कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क जो होती है ना, वो नॉर्मल होती है, जबकि जो लीजन बनता है ना, वो लीजन प्रॉक्सिमल टू दी ऑप्टिक डिस्क है। मैंने आपको बताया था कि जब ऑप्टिक नर्व की एनाटॉमी पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि चार पार्ट्स होते हैं ऑप्टिक नर्व के: इंट्रा ऑक्यूलर पार्ट, इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट, इंट्रा कैनेलिकुलर और इंट्राक्रेनियल पार्ट। तो इंट्रा ऑक्यूलर पार्ट जो होता है ना, वो आई के अंदर होता है। तो इंट्रा ऑक्यूलर पार्ट प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी में नॉर्मल होता है, जबकि जो लीजन है ना, वो ऑप्टिक डिस्क से पीछे पीछे, यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर, इंट्राक्रेनियल, इंट्राकैनेलिकुलर या इंट्राक्रेनियल, इन तीनों पार्ट्स में से किसी जगह पे लीजन प्रेजेंट है। तो उस वजह से जो है ना, हमारे पास जो चेंजेस आएंगी उनमें ऑप्टिक डिस्क की जगह तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन उससे पीछे वाली जो ऑप्टिक नर्व है उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि लीजन प्रॉक्सिमल टू दी ऑप्टिक डिस्क होगा। और नर्व फाइबर्स जो होते हैं ना ऑप्टिक नर्व के, वो डीजनरेट करते हैं विदाउट जिलायल प्रोलिफरेशन। ठीक है, जिलायल प्रोलिफरेशन होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ग्लायोसिस। लेकिन जब भी कोई नर्व फाइबर डिजनरेट करते हैं तो साथ जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जिलायल टिश्यूज़, उनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। पर प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी में नर्व फाइबर्स डिजनरेट कर रहे हैं लेकिन जिलायल प्रोलिफरेशन नहीं हो रही, ग्लायोसिस नहीं हो रही। ठीक है, प्राइमरी में नो ग्लायोसिस। और इसमें यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है कि आपको पता है कि ये फॉर इंस्टेंस लेफ़्ट आई है, ये राइट आई है, तो ये दोनों ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं। तो ये पीछे जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं वो डीकसेट करते हैं ऑप्टिक क्याज़म की रीजन पे, ऑप्टिक क्याज़मा के रीजन पे। ठीक है, तो आपने इसमें यह बात याद रखनी है कि जो ऑप्टिक क्याज़म से आगे आगे वाले एंटीरियर लीजन्स जो एंटीरियर होंगे ऑप्टिक क्याज़म के, ठीक है, आगे होंगे एंटीरियर टू दी ऑप्टिक क्याज़म, वो सिर्फ यूनिलैटरल ऑप्टिक एट्रोफी करवाएंगे। ठीक है, यूनिलैटरल ऑप्टिक चेंजेस आएंगी, जबकि वो लीजन्स जो ऑप्टिक क्याज़म को भी इन्वॉल्व करें और पीछे ऑप्टिक ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व करें, वो हमेशा बाईलैटरल जो है ना, वो बाईलैटरल ऑप्टिक चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, तो वो सारी कॉजेज़ जो इंट्रा ऑर्बिटल या इससे आगे वाले ऑप्टिक नर्व के पार्ट्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे रेट्रोबल्बार ऑप्टिक न्यूराइटिस है, या कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी है कि इंट्रा ऑर्बिटल या इंट्रा क्रेनियल किसी लीजन की वजह से ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो रही है, तो उस वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, या इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, या टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, या हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियल न्यूरोपैथीज हैं, या इसके अलावा न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोपैथीज आ जाती हैं। तो ये सारी जो है ना, ये हमारे पास कॉज करती हैं प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी, यानी कि ऑप्टिक डिस्क का कोई मसला नहीं है। जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें, जो सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी है, उसमें सब पहले ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग होगी किसी भी रीज़न की वजह से, और फिर ऑप्टिक एट्रोफी होना शुरू होगी। ठीक है, तो और इसमें आपने याद रखना है कि जिलायल सेल्स जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है, यानी कि इसमें ग्लायोसिस प्रेजेंट होती है। ये बात आपने याद रखनी है, सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी में ग्लायोसिस होती है, जबकि प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी में ग्लायोसिस का प्रोसेस नहीं होता। और कॉजेज़ क्या हो सकते हैं सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी के? वो सारे कॉजेज़ जो ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग कर सकते हैं, जैसे पेपिलाइटिस है,
या क्रॉनिक पेपिलोडीमा है या एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। इन सब के बारे में हम पिछली वीडियोस में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग कर रही है। इसके बाद तीसरी टाइप होती है कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी। कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी होती है कि कोई भी रेटिना की कोई डिजीज़ है उसके बाद जो ऑप्टिक एट्रोफी हो रही है, कि रेटिनल वस्कुलर डिजीज़ है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो ये आपने 3 इसमें कॉजेज़ याद रखनी है कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी की। ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में भी पूछते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा, हाई मायोपिया या वेसल ओक्लूजन जैसे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, CRAO या CRVO। तो ये 3 आपने कॉजेज़ याद रखनी है जो कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी करवा रही हैं, यानी कि ऑप्टिक एट्रोफी दैट अकर सेकेंडरी टू रेटिनल डिजीज़, ठीक है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा, हाई मायोपिया और वेसल ओक्लूजन्स। इसके बाद चौथी टाइप होती है ग्लाकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी। ये होती है कि इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से जो ऑप्टिक एट्रोफी हो रही है उसको कहते हैं ग्लाकोमेटस। और ये हर ऑल टाइप्स ऑफ ग्लाकोमास जो है ना ये करवा रहे होते हैं ग्लाकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी। इसके बाद डिस्क अपीयरेंस देखें तो प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी में चौकी वाइट होगी डिस्क और बिल्कुल शार्पली डिमार्केटेड डिस्क मार्जिन्स होंगे। यानी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक डिस्क का कोई मसला नहीं है, तो ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन्स भी बिल्कुल ठीक होंगे और डिस्क अपीयरेंस चौकी वाइट सी होगी। जबकि सेकेंडरी में इन्फ्लेमेशन की वजह से डर्टी ग्रे अपीयरेंस हो जाती है डिस्क की, और डिस्क मार्जिन्स भी इन्फ्लेमेशन हुई है तो ऑप्टिक डिस्क वाले रीजन में तो डिस्क के मार्जिन्स भी पुअरली डिफाइंड होंगे। कंजेक्टिव रेटिनल डिजीज़ के केस में वैक्सी पेल कलर की डिस्क होगी, जबकि डिस्क मार्जिन्स जो है ना वो नॉर्मल होंगे क्योंकि ऑप्टिक डिस्क का कोई इशू नहीं है। रेटिना का मसला है जो ऑप्टिक डिस्क वाले या ऑप्टिक नर्व को जो है ना डैमेज कर रहा है। इसके बाद ग्लाकोमेटस में जो है ना ऑप्टिक डिस्क जो है ना वो वाइट हो जाती है, जबकि डिस्क मार्जिन्स नॉर्मल ही रहते हैं। डिस्क कपिंग देख लेते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको पता है ये फॉर इंस्टेंस ऑप्टिक डिस्क है, तो ऑप्टिक डिस्क के अंदर फर्दर एक डिप्रेशन होती है जिसको ऑप्टिक कप कहते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक कप का मार्जिन और ऑप्टिक डिस्क का मार्जिन, इन दोनों के दरमियान की स्पेस यानी ये जो स्पेस है इसको कहते हैं न्यूरो रेटिनल रिम। आमतौर पे इधर एक जो लैंडमार्क यूज़ होता है उसको कहते हैं कप टू डिस्क रेशो, ठीक है। यानी कि अगर 10 पार्ट्स हैं ऑप्टिक डिस्क के तो उसमें से कितने पार्ट्स पे ऑप्टिक कप है, कितने पार्ट्स पे ऑप्टिक कप ने कब्जा किया हुआ है, इसको कहते हैं कप टू डिस्क रेशो। अब अगर तो ऑप्टिक डिस्क जो है ना वो अगर ये कप ख़त्म होना शुरू हो जाए, यानी कि ये कप इसकी लॉस ऑफ कपिंग, तो इसको कहेंगे कि ये लॉस ऑफ कपिंग हो गई है, कि ऑप्टिक कप वाला एरिया ख़त्म हो गया है, ठीक है। और अगर कप ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाए यानी कि डिस्क सारी पे ये फैल जाए ये कप, तो इसको कहते हैं मार्क्ड कपिंग, कि ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो गई है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी में लॉस ऑफ कपिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है जो एक्सोन्स है रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के जो मिल के ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं वो एक्सोन्स ही डिजनरेट हुई जा रहे हैं, जिसकी वजह से कपिंग लॉस हो गई है। कंजेक्टिव में जो रेटिनल डिजीज़ की वजह से है उसमें ऑप्टिक डिस्क का तो कोई मसला नहीं है, तो डिस्क कपिंग नॉर्मल होती है, जबकि ग्लाकोमेटस में मार्क्ड कपिंग होती है। कप टू डिस्क रेशो जो है ना नॉर्मली हमारे पास 0.2 से 0.7 होती है, पर ग्लाकोमा के केस में ये कप टू डिस्क रेशो 0.7 से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मार्क्ड कपिंग हो जाती है। और रेटिनल वेसल्स सारों में नॉर्मल रहेंगी एक्सेप्ट कंजेक्टिव में। इस कंजेक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी में रेटिनल वेसल्स जो है ना वो अटेन्यूएटेड होंगी। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स और इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी करवाएंगे ऑप्टिक एट्रोफी के केस में। तो क्लिनिकल फीचर्स सारे वही होंगे जो ऑप्टिक नर्व के फंक्शंस हैं ना, उनके सारे फंक्शंस जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे विजुअल एक्विटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, कलर विजन आल्टर हो जाएगा, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। प्यूपिलरी रिएक्शंस में को देखेंगे, प्यूपिल रिएक्शन मतलब ये प्यूपल है तो हम अगर इस पर लाइट थ्रो करें तो नॉर्मली प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, पर ऑप्टिक एट्रोफी के केस में प्यूपल कंस्ट्रिक्ट करने के बजाय डायलेट कर जाएगा, क्योंकि जो लाइट सिग्नल्स ने जो ब्रेन तक पहुंचना है आई से, वो पहुंचना है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। अब ऑप्टिक नर्व की ही एट्रोफी शुरू हो गई है तो वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं रैपडी, रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में प्यूपल कंस्ट्रिक्शन की बजाय कंस्ट्रक्ट करने के बजाय डायलेट करेंगे, और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो आपने याद रखना है कि श्योरेस्ट साइन जो होता है ना ऑप्टिक एट्रोफी का, वो होता है कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ
जो विजुअल फील्ड, ठीक है, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है विजुअल फील्ड की। इसका क्या मतलब है कि इधर साइड वाले जो रीजन्स हैं इनसे कम नज़र आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बिल्कुल एक थोड़ा सा रीजन होगा जिधर से नज़र आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ विजुअल फील्ड होती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी करेंगे, तो सबसे पहले स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स को एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि कोई इंट्राक्रेनियल या इंट्रा ऑर्बिटल कोई ट्यूमर तो नहीं प्रेजेंट, तो उसको हम करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम करेंगे रेटिना की पैथोलॉजी को चेक करने के लिए, और फिर विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल करेंगे फॉर चेकिंग दी इंटेग्रिटी ऑफ ऑप्टिक नर्व, यानी कि ऑप्टिक नर्व कैसा काम कर रही है उसको चेक करने के लिए विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल करेंगे। इसके बाद सीबीसी ईएसआर करेंगे कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के लिए, फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ब्लड प्रेशर, सीवीएस एग्जाम करेंगे, करोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टडी, अल्ट्रासोनोग्राफिक स्टडी करेंगे, जो आर्टरीज और वेन्स हैं, रेटिनल आर्टरीज और वेन्स, उनकी जो है ना उनको चेक करने के लिए कि उनमें से फ्लो ठीक जा रहा है, और इसके बाद एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी लेवल्स चेक करेंगे कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं प्रेजेंट उसके लिए। इसके बाद ट्रीटमेंट जो होती है ना वो जो भी अंडरलाइंग कॉज है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस ग्लाकोमा है, ग्लाकोमा की वजह से ऑप्टिक एट्रोफी हो रही है, तो ग्लाकोमा को ट्रीट करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह ट्रीटमेंट जो है ना वो अंडरलाइंग कॉज पे डिपेंड करेगी।